नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन हम शायद ही कभी उस पर इतनी गहराई से सोचते हैं। वह विषय है न्याय या जस्टिस। सही क्या है और गलत क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर माइकल सैंडल की किताब जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज हम उसी किताब के पन्नों को पलटेंगे और कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देंगे। सोचिए, आप एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्राम या ट्रेन चला रहे हैं। अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं। सामने ट्रैक पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं और अगर ट्राम नहीं रुकी तो उन 5 की मौत तय है। आप बेबस हैं। तभी आपकी नजर एक साइड ट्रैक पर पड़ती है, जहां सिर्फ एक मजदूर काम कर रहा है। आपके पास ट्राम को उस साइड ट्रैक पर मोड़ने का स्टीयरिंग है। अगर आप ट्राम मोड़ते हैं तो एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन 5 लोगों की जान बच जाएगी। आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ट्राम को मोड़ देना चाहिए। एक की जान देकर 5 की जान बचाना ही सही फैसला लगता है। लेकिन अब स्थिति को थोड़ा बदलिए। मान लीजिए आप ट्राम नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक पुल पर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। ट्राम 5 लोगों की तरफ बढ़ रही है। आपके बगल में एक बहुत ही मोटा आदमी खड़ा है। अगर आप उस मोटे आदमी को पुल से नीचे ट्रैक पर धक्का दे दें तो उसकी भारी भरकम देह से ट्राम रुक जाएगी। वह आदमी मर जाएगा, लेकिन 5 लोग बच जाएंगे। क्या अब आप उसे धक्का देंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, यह तो मर्डर है। लेकिन जरा सोचिए, पहले मामले में भी तो आपने एक जान के बदले 5 जान बचाई थीं, तो दूसरे मामले में वही गणित गलत क्यों लगने लगता है? यहीं से माइकल सैंडल हमें दर्शनशास्त्र की दुनिया में ले जाते हैं। एक और सच्ची घटना सुनिए जो अफगानिस्तान में हुई थी। अमेरिकी नौसेना की एक विशेष टुकड़ी पहाड़ों में एक खूंखार आतंकवादी को ढूंढ रही थी। अचानक उनके सामने 2 अफगानी चरवाहे आ गए जिनके पास हथियार नहीं थे। सैनिकों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो उन्हें मार दें या छोड़ दें। अगर छोड़ते हैं तो वे जाकर आतंकवादियों को खबर कर सकते हैं। सैनिकों ने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें छोड़ दिया, और हुआ भी वही। उन चरवाहों ने आतंकवादियों को बता दिया और एक भीषण मुठभेड़ में अमेरिकी टुकड़ी के लगभग सभी सैनिक मारे गए। जो इकलौता सैनिक जिंदा बचा, उसने बाद में कहा कि उन चरवाहों को छोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इन कहानियों से हमें पता चलता है कि सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म की, जिसे जेरेमी बेंथम ने दुनिया के सामने रखा था। बेंथम का सीधा सा फंडा था, दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। इसलिए सही काम वह है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख या फायदा मिले। इसे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाता है। सुनने में यह बात बहुत सही लगती है। सरकारें भी तो इसी आधार पर नीतियां बनाती हैं। लेकिन क्या यह सिद्धांत हर जगह लागू किया जा सकता है? सैंडल एक बहुत ही दर्दनाक और सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। 1884 में एक समुद्री जहाज तूफान में डूब गया। 4 नाविक एक छोटी सी लाइफ बोट पर बच गए। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। 20 दिन बीत गए।
उनमें से एक 17 साल का लड़का जो अनाथ था, उसने समुद्री पानी पी लिया था और वह बीमार पड़ गया था। बाकी 3 नाविकों ने तय किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उस लड़के को मारना होगा। उन्होंने उस अनाथ लड़के को मार डाला और उसका मांस खाकर कई दिनों तक जिंदा रहे, जब तक कि उन्हें बचा नहीं लिया गया। जब वे वापस आए तो उन पर हत्या का मुकदमा चला। अगर आप उपयोगितावाद के नजरिए से देखें तो एक बीमार लड़के की जान गई जिसके पीछे रोने वाला कोई नहीं था, और बदले में 3 लोगों की जान बच गई जिनके परिवार थे। गणित के हिसाब से फायदा ज्यादा हुआ, लेकिन क्या यह नैतिक रूप से सही था? हमारा अंतर्मन कहता है कि नहीं। किसी भी इंसान को महज एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना गलत है। उपयोगितावाद की दूसरी बड़ी समस्या यह है कि यह हर चीज को पैसों या एक ही पैमाने पर तौलने की कोशिश करता है। फोर्ड पिंटो कार का उदाहरण लीजिए। 70 के दशक में इस कार के गैस टैंक में एक तकनीकी खराबी थी, जिससे पीछे से टक्कर लगने पर कार में आग लग जाती थी। कई लोग मारे गए। जब मामला अदालत में गया तो पता चला कि फोर्ड कंपनी को इस खराबी के बारे में पहले से पता था। उन्होंने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी लागत और फायदे का विश्लेषण किया था। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर हर कार में सुरक्षा उपकरण लगाया जाए तो $11 प्रति कार का खर्च आएगा, जो कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर का बैठेगा। दूसरी तरफ अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो कंपनी को मुआवजा देने में कम खर्च आएगा। इसलिए उन्होंने सुरक्षा उपकरण नहीं लगाया। जब जूरी को इस बात का पता चला तो वे भड़क गए। किसी इंसान की जिंदगी की कीमत पैसों में कैसे लगाई जा सकती है? यहीं पर उपयोगितावाद फेल हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में इससे पूरे समाज का भला होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं और कुछ निम्न कोटि के। हम शेक्सपियर के नाटक को किसी सस्ते कॉमेडी शो के बराबर नहीं मान सकते, लेकिन मिल भी उपयोगितावाद की मूल समस्या को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए। इसके बाद सैंडल हमें लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वतंत्रतावाद की ओर ले जाते हैं। यह विचारधारा कहती है कि हर इंसान पूरी तरह से आजाद है और वह अपने शरीर, अपनी मेहनत और अपनी संपत्ति का खुद मालिक है। सरकार या समाज को किसी के भी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि टैक्स लेना एक तरह की चोरी है, बल्कि यह जबरन मजदूरी करवाने जैसा है। सोचिए, बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन या आज के ज़माने के बिल गेट्स करोड़ों डॉलर कमाते हैं। स्वतंत्रतावादी कहेंगे कि अगर लोग अपनी मर्जी से जॉर्डन का खेल देखने के लिए पैसे दे रहे हैं तो जॉर्डन उस पैसे के इकलौते हकदार हैं। सरकार उनसे टैक्स के रूप में वह पैसा कैसे छीन सकती है और उसे गरीबों में कैसे बांट सकती है? अगर सरकार आपकी कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है तो इसका मतलब है कि वह आपसे साल के 30% समय के लिए मुफ्त में काम करवा रही है। अगर आप खुद के मालिक हैं तो आपकी मेहनत के फल पर भी सिर्फ आपका हक होना चाहिए। यह तर्क सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सैंडल इसके खतरों की ओर भी इशारा करते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम अपने शरीर के पूरी तरह से मालिक हैं, तो क्या हमें अपनी किडनी बेचने का हक होना चाहिए? क्या हमें अपनी जान देने या किसी और को अपनी जान लेने की इजाजत देने का हक होना चाहिए?
जर्मनी में एक बहुत ही खौफनाक मामला सामने आया था, जहां एक आदमी ने इंटरनेट पर विज्ञापन दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो अपनी मर्जी से उसके हाथों मारा जाए और खाया जाए। एक दूसरा व्यक्ति इसके लिए तैयार हो गया। दोनों की आपसी सहमति थी। लेकिन क्या आपसी सहमति से किया गया कोई भी काम नैतिक रूप से सही हो जाता है? क्या नरभक्षण को सिर्फ इसलिए सही ठहराया जा सकता है क्योंकि दोनों लोग राजी थे? नहीं ना। इसका मतलब है कि सिर्फ आजादी और सहमति ही न्याय का इकलौता पैमाना नहीं हो सकते। चलिए अब बाजार और नैतिकता की बात करते हैं। क्या दुनिया में हर चीज बिकाऊ होनी चाहिए? अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान एक कानून था कि अगर आपको सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया गया है और आप नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी जगह किसी और को पैसे देकर भेज सकते हैं। क्या यह न्यायपूर्ण था? आज भी अमेरिका में सेना में भर्ती स्वैच्छिक है। जो लोग सेना में जाते हैं वे पैसे और अन्य सुविधाओं के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेना में जाने वाले ज्यादातर लोग गरीब या मध्यम वर्ग के होते हैं, जिनके पास रोजगार के दूसरे बेहतर साधन नहीं होते। अमीर राजनेताओं या उद्योगपतियों के बच्चे शायद ही कभी सेना में जाते हैं। तो क्या यह भर्ती वाकई स्वैच्छिक है या यह गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाना है? अगर सेना में जाना एक नागरिक कर्तव्य है तो क्या इसे बाजार के हवाले कर देना चाहिए? एक और उदाहरण सरोगेसी का है। एक गरीब महिला पैसे के लिए किसी अमीर जोड़े के बच्चे को अपनी कोख में पालती है। बेबी एम नाम के एक मशहूर केस में सरोगेट मदर ने बच्चा पैदा होने के बाद उसे देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट में गया। सवाल यह था कि क्या बच्चे पैदा करने की क्षमता को बाजार में एक कमोडिटी या वस्तु की तरह बेचा जाना चाहिए? क्या इससे महिलाओं के शरीर का और मातृत्व का अपमान नहीं होता? जब हम हर चीज को बाजार के हवाले कर देते हैं तो हम उन चीजों के असली मूल्य और पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। अब बारी आती है इमैनुएल कांट की, जो दर्शनशास्त्र के सबसे महान और सबसे कठिन विचारकों में से एक माने जाते हैं। कांट का कहना है कि किसी भी काम की नैतिकता इस बात से तय नहीं होती कि उसका नतीजा क्या निकला, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह काम किस नियत या मकसद से किया गया था। कांट कहते हैं कि हमें सही काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए क्योंकि उससे हमें कोई फायदा होगा। अगर कोई दुकानदार किसी बच्चे से सही दाम लेता है सिर्फ इसलिए कि कहीं उसकी दुकान की बदनामी न हो जाए, तो कांट के अनुसार उस दुकानदार के इस काम में कोई नैतिक मूल्य नहीं है। उसने ईमानदारी का दिखावा अपने स्वार्थ के लिए किया है। कांट ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यानी निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक विवेकशील प्राणी है। हमें कभी भी किसी इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने आप में एक साध्य या लक्ष्य मानना चाहिए। कांट झूठ बोलने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ बोलना हमेशा गलत है। यहां तक कि अगर कोई हत्यारा आपके दोस्त को ढूंढता हुआ आपके घर आए और पूछे कि क्या आपका दोस्त अंदर है, तो भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन कांट का तर्क है कि हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या पता आपने झूठ बोला कि दोस्त घर में नहीं है और वह सच में पीछे के दरवाजे से भाग गया हो और हत्यारे को वह रास्ते में मिल जाए।
इसलिए सच बोलना एक परम कर्तव्य है। हालांकि कांट यह भी कहते हैं कि आप ऐसा सच बोल सकते हैं जो भ्रामक हो, लेकिन वह सीधा झूठ नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का है। जब उन पर मोनिका लेविंस्की के साथ संबंध होने का आरोप लगा तो उन्होंने टीवी पर आकर कहा, मेरा उस महिला के साथ कोई यौन संबंध नहीं था। बाद में पता चला कि उनका संबंध था, लेकिन वह संबंध तकनीकी रूप से उस परिभाषा में नहीं आता था जिसे आम तौर पर यौन संबंध कहा जाता है। क्लिंटन ने चालाकी से ऐसा सच बोला जो भ्रामक था, लेकिन कांट के अनुसार यह सीधे तौर पर झूठ बोलने से बेहतर है, क्योंकि इसमें कम से कम सच बोलने के कर्तव्य का सम्मान तो झलकता है। इसके बाद हम मिलते हैं 20वीं सदी के महान राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स से। रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस का एक बहुत ही शानदार विचार दिया। रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें यह तय करना हो कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हम सब एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे खड़े हैं। हमें नहीं पता कि समाज में हमारी हैसियत क्या होगी। हमें नहीं पता कि हम अमीर होंगे या गरीब, ताकतवर होंगे या कमजोर, किस जाति या धर्म के होंगे, स्वस्थ होंगे या विकलांग। अगर हम इस स्थिति में रहकर नियम बनाएंगे तो हम कभी भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जिससे किसी एक वर्ग को फायदा हो और दूसरे को नुकसान, क्योंकि हमें डर होगा कि कहीं पर्दा उठने के बाद हम उसी कमजोर वर्ग का हिस्सा न निकलें। इसलिए अज्ञानता के पर्दे के पीछे से हम जो भी नियम बनाएंगे वे पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होंगे। रॉल्स कहते हैं कि इस स्थिति में हम दो सिद्धांत चुनेंगे। पहला, सभी को समान बुनियादी आजादी मिलनी चाहिए, और दूसरा, जिसे वे डिफरेंस प्रिंसिपल या भेद मूलक सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं सिर्फ तभी जायज हैं जब वे समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्ग के फायदे के लिए हों। रॉल्स मेरिटोक्रेसी या योग्यतावाद को भी पूरी तरह सही नहीं मानते। उनका कहना है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं या तेज दौड़ते हैं, उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है। यह तो कुदरत का लॉटरी सिस्टम है। माइकल जॉर्डन का बास्केटबॉल में अच्छा होना या बिल गेट्स का कंप्यूटर में तेज होना उनकी पैदाइशी प्रतिभा है, और वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जो इन प्रतिभाओं की कद्र करता है और इसके लिए पैसे देता है। इसलिए उन्हें अपनी सफलता का पूरा श्रेय लेने का कोई हक नहीं है। उनकी कमाई का एक हिस्सा समाज के उन लोगों के लिए जाना चाहिए जो भाग्यशाली नहीं रहे। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपनी सफलता के खुद जिम्मेदार हैं या यह सिर्फ हमारी किस्मत है। इसके बाद सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन की बात आती है। अमेरिका में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। चेरिल हॉपवुड नाम की एक श्वेत लड़की ने एक लॉ स्कूल पर मुकदमा कर दिया क्योंकि उसके नंबर अच्छे होने के बावजूद उसे दाखिला नहीं मिला, जबकि उससे कम नंबर वाले अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिला मिल गया। क्या यह सही है? रॉल्स के सिद्धांत के अनुसार कोई भी अपनी बुद्धिमत्ता या अच्छे नंबरों का पूरी तरह से हकदार नहीं है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ अच्छे नंबर वालों को लेना नहीं है, बल्कि समाज में विविधता और नेतृत्व को बढ़ावा देना भी है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी अल्पसंख्यक को दाखिला देता है, तो इसमें कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है।
इसके बाद सैंडल हमें एरिस्टोटल यानी अरस्तु के पास ले जाते हैं। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत पूरी तरह से टेलोस यानी उद्देश्य पर आधारित है। अरस्तु का कहना है कि न्याय का मतलब है लोगों को वह देना जिसके वे हकदार हैं। लेकिन कौन किस चीज का हकदार है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज को बांट रहे हैं और उस चीज का असली उद्देश्य क्या है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन बांसुरी है। आप वह बांसुरी किसे देंगे? सबसे अमीर आदमी को, सबसे सुंदर आदमी को, या उसे जो लॉटरी जीतता है? अरस्तु कहेंगे नहीं, सबसे बेहतरीन बांसुरी उसे मिलनी चाहिए जो सबसे अच्छी बांसुरी बजाता हो। क्यों? क्योंकि बांसुरी का टेलोस या उद्देश्य ही यही है कि उससे बेहतरीन संगीत पैदा हो। कैली नाम की एक लड़की का उदाहरण लीजिए जो व्हीलचेयर पर थी लेकिन अपनी हाई स्कूल की चीयरलीडर टीम में बहुत लोकप्रिय थी। बाद में उसे टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वह दूसरों की तरह उछल कूद नहीं सकती थी। अरस्तु के नजरिए से हमें यह पूछना होगा कि चीयरलीडिंग का असली टेलोस या उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ हवा में कलाबाजियां खाना है या दर्शकों में उत्साह भरना है? अगर कैली व्हीलचेयर पर रहकर भी दर्शकों में जोश भर सकती है तो वह चीयर लीडर बनने के पूरी तरह योग्य है। अरस्तु राजनीति को भी इसी नजरिए से देखते हैं। राजनीति का उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को चलाना या सुरक्षा देना नहीं है। राजनीति का असली उद्देश्य है नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के योग्य बनाना, उनमें सद्गुण और नैतिकता का विकास करना। इसलिए समाज में सबसे ऊंचे पद और सम्मान उन लोगों को मिलने चाहिए जो नागरिक सद्गुणों में सबसे महान हैं, जो समाज के भले के लिए सबसे अच्छा सोच सकते हैं। अरस्तु का यह भी मानना था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज या राज्य का हिस्सा बनकर ही अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकता है। हम अकेले रहकर कभी भी न्याय, अन्याय, सही और गलत के बारे में नहीं सोच सकते। अंत में माइकल सैंडल समुदायवाद या कम्युनिटेरियनिज्म की बात करते हैं। क्या हमारे ऊपर सिर्फ वही जिम्मेदारियां हैं जो हमने अपनी मर्जी से चुनी हैं? या हमारे ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें विरासत में मिली हैं? क्या हमें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कामों के लिए आज माफी मांगनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका में दासों के साथ हुए अत्याचार के लिए या जर्मनी में यहूदियों के नरसंहार के लिए? जो लोग मानते हैं कि इंसान पूरी तरह से आजाद और स्वतंत्र इकाई है, वे कहेंगे कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं माफी क्यों मांगू? लेकिन सैंडल कहते हैं कि हम सिर्फ एक स्वतंत्र इकाई नहीं हैं, हम एक कहानी का हिस्सा हैं। हमारी एक पहचान है जो हमारे परिवार, हमारे शहर, हमारे देश और हमारे इतिहास से जुड़ी है। अगर हम अपने देश के अच्छे इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं तो हमें उसके काले पन्नों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हमारे ऊपर अपने परिवार, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति एक विशेष दायित्व होता है, जिसे ऑब्लिगेशन ऑफ सॉलिडेरिटी या एकजुटता का दायित्व कहा जाता है। एक मां अपने डूबते हुए बच्चे को पहले बचाएगी, न कि किसी अनजान बच्चे को। इसी तरह एक देश अपने नागरिकों की भलाई के लिए पहले सोचता है। वफादारी का भी अपना एक नैतिक वजन होता है। दो भाइयों की कहानी लीजिए। एक भाई बहुत बड़ा राजनेता बन गया और दूसरा भाई एक खूंखार अपराधी। जब राजनेता भाई से पुलिस ने पूछा कि उसका अपराधी भाई कहाँ छिपा है, तो उसने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने भाई के प्रति वफादार था। दूसरी तरफ
एक और आदमी था जिसे पता चला कि उसका भाई एक सीरियल बॉम्बर है। उसने पुलिस को सच बता दिया और अपने भाई को पकड़वा दिया। दोनों ही मामलों में हम देखते हैं कि परिवार के प्रति वफादारी और समाज के प्रति कर्तव्य के बीच एक भयानक नैतिक द्वंद्व है। इसका मतलब है कि न्याय केवल एक तटस्थ या न्यूट्रल चीज नहीं है। हम न्याय और अधिकारों की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम इस बात पर चर्चा न करें कि एक अच्छा जीवन क्या है। राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। चाहे वह अबॉर्शन का मुद्दा हो, स्टेम सेल रिसर्च हो या समलैंगिक विवाह का मुद्दा हो, इन सभी में हमारे नैतिक और धार्मिक विश्वास छिपे होते हैं। सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह सकती। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि उनका धर्म उनके राजनीतिक फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन बराक ओबामा ने कहा कि हम अपनी नैतिकता और अपने विश्वासों को राजनीति से बाहर नहीं रख सकते। सैंडल भी ओबामा की बात से सहमत नजर आते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए हमें सिर्फ जीडीपी बढ़ाने या लोगों को आजादी देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसी राजनीति की जरूरत है जो नागरिक गुणों को बढ़ावा दे, जो बाजार की सीमाओं को तय करे, जो असमानता को कम करे और जो सार्वजनिक जीवन में नैतिक सवालों पर एक स्वस्थ और सम्मानजनक बहस को जन्म दे। हमें एक दूसरे के विचारों से भागने के बजाय उनसे जुड़ना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। तभी हम एक सच्चे अर्थों में न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह था माइकल सैंडल की किताब जस्टिस का एक विस्तृत सफर। इस किताब ने हमें सिखाया कि न्याय सिर्फ एक सीधा साधा गणित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्यों, हमारी नैतिकता और हमारे समाज की गहराइयों से जुड़ा एक जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय है। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, राजनीति को और सही गलत के पैमानों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी सोच के दायरे को और बड़ा करें। सुनते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।